फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बिमो और श्री से मिलवाया जाता है। वे पति पत्नी हैं और बिमो बोर्नियो नामक एक द्वीप पर जाने की तैयारी कर रहा है, जहां वह एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाएगा। श्री उसके साथ जाएगा और प्रबंधन ने बोर्नियो में उनकी सहायता के लिए एक कार और एक टूर गाइड की व्यवस्था की है। ड्राइवर बाद में बिमो को बताता है कि उस द्वीप की आबादी बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल वहां बहुत बुरी बाढ़ आई थी। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई स्कूल होगा। जवाब में बिमो कहता है, वहां एक स्कूल है। मैंने खोजा और रिकॉर्ड के अनुसार केवल 7 बच्चे वहां पढ़ते हैं। यह ड्राइवर उसे इस द्वीप के बारे में थोड़ा और बताता है और समझाता है कि उस द्वीप पर रहने वाले लोगों के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ परंपराएं हैं जिनका वे पालन करते हैं। बिमो और उसकी पत्नी को भी उन्हीं परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करना होगा। ड्राइवर की बात काटते हुए टूर गाइड कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इनके बारे में पता भी नहीं था। मैंने किसी परंपरा का पालन भी नहीं किया, जिससे गांव वाले बहुत नाराज हुए और मुझे भी बहुत परेशानी हुई। उसने यह नहीं बताया कि यह किस तरह की परेशानी थी। वे अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे थे जब अचानक श्री ने किसी को चिल्लाते हुए सुना। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक महिला का सिर आग पर उड़ रहा था, जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसने उन तीनों को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह इतनी डरी हुई थी कि उन तीनों ने उसे शांत किया। वह इन तीनों को समझाने की कोशिश करती है कि सिर उड़ रहा था, उसमें आग लगी थी, उसका कोई शरीर नहीं था, लेकिन वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अचानक श्री को उल्टी होने लगती है और उन्हें कार रोकनी पड़ती है। अचानक उन्हें जंगल से ऐसी आवाज सुनाई देती है कि कोई उनकी ओर भाग रहा है। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें पता चला कि एक ताबूत उनकी ओर आ रहा था। यह देखकर वे डर गए और जल्दी से कार में बैठ गए। हालांकि जब उन्होंने इसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट नहीं हुई। उनके पास अंडे थे, जिन्हें वो इस ताबूत के पास फेंकते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और इसके पीछे हमें ताबूत से निकलता हुआ एक काला डरावना हाथ दिखाया जाता है। जल्द ही सुबह हो जाती है और वो पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं और खाना खाते हैं। श्री अभी भी डरा हुआ था। बिमो आराम करता है और सिरी पूछती है कि वो ताबूत क्या था, जिस पर टूर गाइड बताता है कि जब यहाँ के लोग मरते हैं तो उन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें ताबूत में डालकर पेड़ों पर लटका दिया जाता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो काला जादू करते थे। उनकी आत्मा बेचैन रहती है। वे मरने के बाद इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं और ऐसे ताबूत अक्सर यहाँ बोर्नियो में देखे गए हैं। इसके बाद वे यहाँ से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। बिमो श्री से कहता है कि तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जा सकते हो, लेकिन श्री कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बाद में टिंगेन नामक एक शिक्षक और गांव के सचिव उनका अपने गांव में स्वागत करते हैं। गांव के मुखिया ने बिमो और श्री के लिए एक नाव भेजी थी, जिसके जरिए उन्हें बैठकर गांव जाना था। टिंगेन उनसे कहता है कि आगे बढ़ो, मुझे दूसरे स्कूल में जाना है। वे नाव पर बैठते हैं और गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तभी शिक्षक पर्यटक से पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ था। हाँ, पहले क्यांग उसके सामने आया था और फिर एक उड़ता हुआ ताबूत, जिससे वे दोनों बहुत डर गए थे। टिंगेन जवाब में कहता है, ठीक है, अब उन्हें यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस लड़की के यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले ही खास तौर पर की जा चुकी थी। यह सिरी नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने भविष्यवाणी की थी कि दूसरे द्वीप से एक महिला यहाँ आएगी और इसका क्या परिणाम होगा हम बाद में देखेंगे। यहाँ दिखाया गया है कि बिमो और श्री गांव में पहुंच चुके हैं। गांव का सचिव उन्हें गांव के किनारे छोड़ देता है और चला जाता है। उन्हें खुद ही आगे जाना था। घने जंगल से होकर जाने वाला यह रास्ता उन दोनों को डरा रहा था। यहाँ उन्हें पेड़ों से लटके हुए ढेर सारे ताबूत दिखाई देते हैं, जो श्री को काफी परेशान करते हैं, और बिमो किसी तरह उन्हें आराम देते हुए यहाँ से निकालता है। आगे बढ़ते हुए वे एक बूढ़ी महिला से स्कूल का रास्ता पूछते हैं। महिला उन्हें रास्ता बताती है, लेकिन वे देखते हैं कि महिला के साथ खड़ा एक आदमी उन्हें अजीब तरह से देख रहा था। जब वे स्कूल आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात यहाँ के प्रिंसिपल से होती है। वह उन्हें रहने के लिए अपना केबिन देते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। खाते समय प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि पिछले साल उनके गांव में बहुत बुरी बाढ़ आई थी, जिसके कारण कई बच्चे मारे गए थे। यहाँ के युवा पलायन कर गए और अब उनके स्कूल में केवल 7 बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ केवल 7 छात्र हैं, लेकिन उनका भविष्य उज्ज्वल करना उनकी जिम्मेदारी है। खाते समय प्रिंसिपल अचानक उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। हमारी परंपरा है
कि हमें अपने खाने का कुछ हिस्सा बाहर जंगल में देना पड़ता है। इस मान्यता के पीछे कारण यह है कि हम सोचते हैं कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका कुछ हिस्सा हमें प्रकृति को वापस करना चाहिए। सारी बातें समझाने के बाद प्रिंसिपल जाने से पहले श्री से कहती है कि अगर वह चाहे तो स्कूल में आकर पढ़ा सकती है। तुम व्यस्त रहोगी और तुम्हें सारा दिन घर पर नहीं बैठना पड़ेगा। वे दोनों प्रिंसिपल की बातों से सहमत हैं। उसके बाद बिमो प्रिंसिपल को बाहर छोड़ने आता है। उसके जाते ही श्री को कुछ हलचल महसूस होती है और हम देखते हैं कि एक अजीब बूढ़ी औरत श्री को देख रही थी। इधर बिमो प्रिंसिपल को एक अजीब जोड़े के बारे में बताता है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। वे उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। प्रिंसिपल उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि उनका नाम अलंग और तंबी है। उनके बच्चे खो गए थे। उसके बाद गांव वालों ने उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। वे भी गांव वालों से दूर जंगल में रहने लगे। गांव वालों का मानना था कि तंबी काला जादू करती थी और गांव में आई बाढ़ के लिए वही जिम्मेदार थी। जिस महिला के बारे में प्रिंसिपल बात कर रहे थे वही महिला अभी भी सिरी को देख रही थी। प्रिंसिपल चले जाते हैं। वे भी सोने चले जाते हैं और आधी रात को उनका दरवाजा खटखटाता है। जब बिमो जांच करने के लिए उठता है तो एक महिला तेजी से उनके घर में प्रवेश करती है। यह तंबी थी जो उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उन्हें करीब से देखने के बाद वह श्री के पेट को छूती है और चली जाती है। वे उसके व्यवहार से बहुत डर गए थे। सुबह वे प्रिंसिपल को बताते हैं और प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तंबी सभी नए लोगों के साथ ऐसा ही करता है। खैर, अब वे दोनों अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। जिस क्लास में सिरी पढ़ा रही थी उसमें केवल 4 छात्र थे, लेकिन जैसे ही वह किताब उठाकर छात्रों को देखती है उसे पूरी क्लास में मरे हुए बच्चों के भूत दिखाई देने लगते हैं। वह इस बात से बहुत डर जाती है और घर आकर यह बात बिमो को बताती है। बिमो उससे कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये तुम्हारा भ्रम होगा। शायद तुमने ड्राइवर की बातों को ज्यादा गंभीरता से ले लिया है, ज्यादा मत सोचो। बिमो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्री को अपने पर्दे के पीछे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। जैसे ही वह खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटाती है, वहां कोई नहीं होता। रात को खाना खाते समय वह बिमो से कहती है, मुझे लगता है कि कोई हम पर हर समय नजर रख रहा है। जवाब में बिमो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम है, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलो। अगर तुम स्थानीय लोगों का सम्मान करोगे तो वे भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगले दिन हम स्कूल में बिमो और श्री को देखते हैं। वे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें पेड़ के पास तंबी दिखाई दी। उसके तुरंत बाद उन्हें स्कूल से एक बच्चे की चीखें सुनाई दीं। जब वे अंदर जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की छत तोड़कर अंदर चली गई थी। बिमो उसे बचाने के लिए एक मेज पर चढ़ता है और उसके पास जाता है और छत के अंदर वह उसे एक प्रेतवाधित अवस्था में पाता है, जैसे किसी ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया हो। उसकी आंखें अजीब हो रही थीं और उसके मुंह से खून निकल रहा था। यह लड़की बिमो को डरा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने दूसरे कमरे से श्री को चिल्लाते हुए सुना। जब वे जांच करने गए तो श्री दूसरे कमरे में बंद थी और वहां उसे कई बच्चों की आत्माएं दिखाई दे रही थीं। मरे हुए बच्चों की आत्माएं उसके पेट की ओर इशारा करके चिल्ला रही थीं, बलिदान, बलिदान। इस घटना से श्री और भी डर गई और उसका पेट भी दुखने लगा। थोड़ी देर बाद जिस कमरे में श्री बंद थी उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और देखा कि श्री बेहोश पड़ी है। इस बीच कक्षा की छत पर अजीबोगरीब अनुष्ठान करने वाली लड़की भी बेहोश हो जाती है। सीन कट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि श्री रात को घर पर आराम कर रही होती है। तभी अचानक कुयांग उसके घर की खिड़की तोड़ते हुए आता है। कुयांग बोर्नियो द्वीप में मौजूद वह आत्मा है जिसका सिर सिर्फ आग उगलता है। जैसे ही कुयांग ने श्री पर हमला किया, उसे एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि तंबी है। इससे पहले कि तंबी उसके साथ कुछ कर पाता, श्री जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह प्रिंसिपल उसके घर जाती है और स्कूल में पिछले दिन हुई घटनाओं पर चर्चा करती है। छात्र इससे बहुत डरे हुए हैं, इसलिए आज स्कूल बंद रहेगा। वे स्कूल भी नहीं आते। यह सब होने के बाद प्रिंसिपल श्री की तबीयत के बारे में पूछता है, जो अभी भी खराब है, और गांव के मुखिया का संदेश भी देता है कि वह उन्हें मिलने के लिए बुला रहा है। बिमो और श्री उसके पास जाते हैं और फिर गांव का मुखिया उन्हें मीना नाम की लड़की से मिलवाने ले जाता है। मीना एक जादूगरनी थी और उसे ये जादू की कला अपने परिवार से मिली थी। मीना श्री का हाथ पकड़ती है ताकि पता लगा सके कि पिछली रात श्री के साथ क्या हुआ था, और वह उसे बताती है कि वह गर्भवती है। यह बात श्री को भी नहीं पता थी। वह यह जानकर खुश हुई, लेकिन यहाँ गांव का मुखिया उस पर गुस्सा होने लगा।
उसने कहा कि अगर तुम गर्भवती थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। अब जब श्री गर्भवती थी तो उनका क्या नुकसान था? श्री उनके गुस्से के पीछे का कारण नहीं पहचान पाए और पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है? इस पर मीना जवाब देती है कि यहाँ भविष्यवाणी चल रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक गर्भवती महिला दूसरे द्वीप से आएगी और उसका लाल भ्रूण यहाँ राक्षस का रूप पूरा करेगा, जिससे वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह न केवल इस द्वीप पर राज करेगा बल्कि इस द्वीप को नष्ट भी कर देगा। यह सुनकर श्री और बिमो डर जाते हैं। मीना उनसे कहती है कि डरो मत, मैं कुछ करूंगी। वह यहाँ कुछ पत्तियां लाती है, उन पर जादू करती है और एक आदमी को उन पत्तियों को उबालने के लिए कहती है। इस बीच हम देखते हैं कि श्री बेहोश है। जब मीना उसे होश में लाने की कोशिश करती है तो वह अचानक होश में आ जाती है, लेकिन वह बहुत ही अजीब हो जाती है, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं। जब उसकी हालत अजीब थी तब बाहर का मौसम भी भयानक था। काले तूफानी बादल थे। यह संकेत था कि शायद गांव वालों की चेतावनी सच थी। यहाँ मीना श्री को नियंत्रित करती है और किसी तरह उसे पत्तियों का कड़वा पानी पिलाती है। इस घटना के बाद यह दिखाया गया है कि मुखिया और उसके कुछ साथी गांव के सचिव से मिलते हैं और मुखिया से कहते हैं कि इससे पहले कि यहाँ कुछ भी बुरा हो, हमें चीजों को नियंत्रित करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सब तंबी ने किया है, क्योंकि वह एक कुयांग है और उसका पति उसके शरीर की रक्षा करता है। हमें उसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वह हमारे गांव पर बुरे सपने की तरह राज करना शुरू कर दे। यह सब कहकर सचिव टिंगेन के पास जाता है, जो एक शिक्षक था और एक जादूगर भी था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं पता था कि राक्षस ने लड़की को कैसे अपने कब्जे में कर लिया था। इसका मतलब है कि राक्षस जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सचिव कहता है कि इसे छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास श्री के लिए कोई ताबीज है। इस पर लड़का कहता है कि मेरे पास अभी श्री के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक खास चीज है। मेरे पास कुयांग के बाल हैं जो असली कुयांग के करीब आने पर हिलते हैं। वह बताता है कि मुझे यह बाल मेरे बिस्तर से मिले थे जब कुयांग मेरी बेटी और मेरी पत्नी को मारने आया था। इधर हम बिमो को घर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके बच्चे और पत्नी की जान अब खतरे में है। जब वह जल्दी से तैयार होकर निकलने वाला होता है तो टिंगेन आता है और उसे बुरी खबर देता है कि शहर जाने वाली नाव आज नहीं आई। वह सुबह शहर जा सकेगा। टिंगेन कहता है, आप लोग चिंता न करें, मैं आपके घर के आसपास कुछ सुरक्षा मंत्र बनाऊंगा, इससे आप सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। कुयांग उनके घर के आसपास उड़ रहा था, जिसे वे अपनी छत पर महसूस करते हैं, और इसी समय उन्हें कुयांग की दर्दनाक डरावनी चीख सुनाई देती है, जो उन्हें बुरी तरह डरा देती है। लेकिन खैर, किसी तरह रात बीत जाती है। सुबह जब वे शहर गए तो उन्होंने पाया कि किसी ने उस नाव को जला दिया था जो उन्हें वहां ले जाने वाली थी, और उन्हें यह भी पता था कि कुयांग ने ही यह किया होगा। बिमो यहाँ नोटिस करता है कि नाव के पास खड़े बहुत से लोगों पर अचानक से भूत सवार हो जाता है और दूर खड़ा तंबी चुपचाप यह सब देख रहा होता है। जैसे ही वह तंबी के पास जाता है, तंबी वहां से गायब हो जाता है। जब वह वापस श्री के पास आया तो उसने देखा कि श्री इस भीड़ में कहीं खो गई थी। वह अपनी पत्नी श्री को हर जगह ढूंढता है, लेकिन जब वह उसे कहीं नहीं पाती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्कूल जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिस पर पिछले दिन भूत सवार हुआ था। जब बिमो उससे श्री के बारे में पूछता है तो वह जंगल की ओर इशारा करती है। जब बिमो वहां जाता है तो उसे श्री का दुपट्टा और गहने मिलते हैं, लेकिन उसने ऐसा कंगन कभी नहीं पहना था। उसे याद आया कि उसने सेक्रेटरी के हाथों में ऐसा कंगन देखा था। वह सेक्रेटरी के घर गया और उससे लड़ने लगा, मुझे पता है कि तुमने श्री का अपहरण कर लिया है। देखो, मुझे तुम्हारा कंगन उसके कपड़ों के पास मिला था। लेकिन अचानक बिमो यह देखकर चुप हो गया कि सेक्रेटरी ने अभी भी उसका कंगन पहना हुआ था। मीना बिमो से कहती है कि अगर तुम्हें वहां टिंगन का कंगन मिला है तो इसका मतलब है कि टिंगन ने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है, और मुझे लगता है कि वही तंबी की मदद कर रहा है। अब मीना श्री को ढूंढने के लिए एक जादू करती है और इस जादू की वजह से धुआं बनता है और वो धुआं उन्हें श्री के पास ले जाता है। जैसे ही वे श्री के पास पहुंचते हैं, कुयांग उन्हें डराने की कोशिश करता है। हालांकि बिमो बहादुर रहता है और अपनी पत्नी श्री को बचा लेता है, जो उस समय बेहोश होती है। वे श्री को उठाते हैं और उसे जंगल से ढके एक केबिन में ले आते हैं। मीना को पता चलता है कि कुयांग को पता चल गया है कि वह वहां है, इसलिए वह केबिन के चारों ओर एक जादू का मंत्र पढ़ती है। कुयांग को अंदर जाने से रोकती है। फिर वह कमरे के अंदर जाती है और श्री के चारों ओर जादू का जादू डालना शुरू कर देती है। सच तो यह है
कि इस गांव में मेरे अलावा एक और क्यांग है और वह क्यांग श्री के पीछे पड़ा है। ये श्री के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि दूसरी क्यांग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बच्चे की बलि देगी। सीन टिंगेन पर आता है, जो अभी भी क्यांग के बालों का इस्तेमाल करके असली क्यांग की तलाश कर रहा है। जब वह तंबी के पास बाल ले जाता है तो वह हिलता नहीं है, लेकिन जब वह मीना के पास जाता है तो वह हिलता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि मीना, जिसे वे दयालु समझते थे और जिससे वे उपचार प्राप्त कर रहे थे, वास्तव में क्यांग राक्षस थी जिसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए श्री के बच्चे की जरूरत थी और वह बलि देना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत में जब हमने देखा कि तंबी ने आकर श्री के पेट को छुआ, उस समय तंबी ने अपने बच्चे पर रक्षा मंत्र डाले थे, लेकिन मीना ने उन्हें तोड़ दिया था। सच्चाई जानने के बाद बिमो अपनी पत्नी श्री को बचाने के लिए क्यांग वेश में तंबी के साथ जाता है। मीना श्री के बच्चे की बलि देने ही वाली थी कि तभी उसे केबिन के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। टिंगेन और सेक्रेटरी को मीना ने मार दिया है, जिसके बाद मीना फिर से अपने मिशन पर लग जाती है। इससे पहले कि वह अपने मिशन में कामयाब हो पाती, तंबी समय रहते वहां पहुंच जाता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। मीना भी क्यांग वेश धारण कर तंबी से लड़ने जाती है। दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें उनके केबिन में आग लग जाती है। श्री जो वहां लेटी हुई थी, बिमो किसी तरह उसे वहां से ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टिंगेन भी जिंदा था। वह क्यांग के बाल देते हुए बिमो से कहता है, जाओ असली क्यांग को ढूंढो और उसे मार दो। क्यांग का शरीर जलने से वह कमजोर हो जाता है। इसके बाद वह क्यांग मीना के दिल पर हमला करता है और उसे हमेशा के लिए मार देता है। मीना के मरते ही हमें अगले सीन में बताया जाता है कि इस गांव में सब कुछ ठीक था। गांव में अब सभी को पता चल गया था कि इस गांव में जो बाढ़ आई थी वह तंबी की वजह से नहीं बल्कि मीना की वजह से आई थी। इधर बिमो और श्री भी तंबी और उसके पति को देखते हैं, लेकिन जब वे गांव जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे रात में मारे गए थे। तब बिमो को एहसास हुआ कि तंबी और उसका पति वास्तव में आध्यात्मिक दुनिया से उनकी रक्षा करने आए थे। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि खतरा उनके गांव से पूरी तरह से नहीं गया है, क्योंकि एक छिपे हुए चेहरे वाली लड़की क्यांग के सिर को पुनर्जीवित करती हुई दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि दानव उनके गांव पर फिर से हमला करेगा। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।